औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 7वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन भी है। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल फ्यूचर। इस्लाम की आमद से कबल औरतों पे बहुत जुल्म किए जाते थे, उन्हें माशरती और समाजी चीज़ों से महरूम रखा जाता था। इस्लाम की आमद के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वो तमाम हकूक़ अता फरमाए जिससे उन्हें माशरे में इज़्ज़त मिली। बेशक। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी कई जगहों पे औरतों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाता है। आखिर औरतों के हकूक़ हैं क्या? इस्लाम में औरतों के क्या हकूक़ हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो आज मेहमान हैं, दोनों मेहमान हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज़रूर जाके टकराता है। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद रहमान साहब, इवेंट प्लानर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जुनैद भाई खुशामदीद कहते हैं आपको। जी सर। और जो हमारी दूसरी मेहमान हैं वो है मिसेस अली, वो है मैच मेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपनी नशिस्त में। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जुनैद भाई, शुरुआत आपसे करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इवेंट प्लानिंग का काम है और अभी रमज़ानों के बाद तो वैसे भी शादियाँ हैं, बहुत सारा आपका काम जो है वो बढ़ने वाला है। कितना टाइम हो गया जुनैद भाई इवेंट प्लानिंग करते हुए? बस ये आपकी दुआ से हम लोग कर रहे हैं बाय बर्थ। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, हमारे दादा करते थे, माशाल्लाह, फिर वालिद साहब, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये इवेंट प्लानिंग जो होती है, ज़ाहिर है ये एक बड़ी सोच समझ के साथ होती है। आपने बताया कि आप आबाओ अजदाद का एक तरीके से काम है। इसके कोर्सेज भी होते हैं, लोग पढ़ के भी आते हैं। इवेंट प्लानिंग में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? अगर कोई भी इवेंट आपके पास आता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं, जो आप लोग कहते हैं यार ये चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए? देखिए, इवेंट प्लानिंग में सबसे पहले ना आपको उसका BOQ जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका पैटर्न क्या है, प्रोग्राम की नेचर क्या है। अब प्रोग्राम अगर कॉर्पोरेट है तो उसको उसके मुताबिक हमें परफॉर्म करना है। यानी सबसे पहले प्रोग्राम को हमने देखना है कि प्रोग्राम है क्या। जब तक हम उसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। अब अगर बर्थडे है तो बर्थडे को उसी लेवल पर ही हमने परफॉर्म करना है, वेडिंग है तो वेडिंग के लिए हमें उसके मुताबिक हमें जाना है, और अगर कॉर्पोरेट है तो फिर उसका कल्चर बिल्कुल अलग है। उसमें भी कॉर्पोरेट में भी मुख्तलिफ सेशन आ जाते हैं। हमारा जो बेसिकली अब इवेंट प्लानिंग का काम है वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम लोग डील कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट को देख रहे होते हैं। उसमें हम लोग मुख्तलिफ कॉर्पोरेट में भी हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जैसे हम लोग कॉन्वोकेशंस वगैरह काफ़ी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इवेंट प्लानिंग में जब हम एक जॉब हम लेते हैं, जैसे कॉन्वोकेशन अगर हमारे पास आती है तो सबसे पहला जो काम होता है उसमें उसको डिज़ाइनिंग। अच्छा, उसकी डिज़ाइनिंग अगर हमने एक दफ़ा प्रॉपर कर ली तो फिर उसको हमें पता चल जाता है कि हमने इसमें क्या क्या अप्लाई करना है। जब तक हमारे पास डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आखिरी मोमेंट तक भी ना हम लोग पजल हो रहे होते हैं। अच्छा, यही चीज़ कि ज़ाहिर है कोई भी चीज़, क्या कोई भी इवेंट आपके पास आता है तो डेफिनेटली पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। हमने देखा है कि बहुत से कुछ लोग आ जाते हैं कि नाम लेके कि जी हम इवेंट प्लानर हैं, बट वो कहते हैं ना कि जब उनको देते हैं तो फिर पता चलता है कि ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, और एट 11th आवर कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिसिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मिसिंग। उसी वक्त आप शॉर्ट कमिंग जो है ना उस वक्त आप फुलफ़िल कर सकते हैं कि वेल प्लान्ड हो चीज़, आपने पहले से उसका डिज़ाइन किया हुआ हो। अब होता क्या है कि आपने 100 स्क्वायर फीट की अगर जगह है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी चेयर्स अकोमोडेट होंगी, कितने सोफ़ाज इसमें अकोमोडेट होंगे। आपको आपके यूनिट्स की साइजिंग मालूम होनी चाहिए कि आपका ये जो सोफ़ा है इसका साइज़ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसके फ्रंट क्या है। हर आइटम का जब तक आपको इंडिविजुअल साइजिंग नहीं पता होगी आप उसकी प्लेसिंग नहीं कर सकते। तो डिज़ाइनिंग के लिए भी हमें सबसे पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हम लेते हैं जाके। अच्छा, जैसे ये इस तरीके के मैंने आपको बताया कि कॉन्वोकेशन के इवेंट्स हैं तो इनको हम लोग मोस्टली प्लान कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं। इनपुट हमारे पास जब आ जाता है हम उनको फिर अपने हिसाब से प्लेस करके बताते हैं। यानी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर देता है, लेकिन फिर बेसिक आखिर में जो चीज़ें आती हैं वो तो सब हमारे ऊपर ही आ रही होती हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ पर हम सोफ़ास प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे हमें VIP चेयर्स प्लेस करनी है, कहाँ पे हमें दूसरी चेयर्स प्लेस करनी है, स्टेजेस कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर फैकल्टी उनका ग्रूम अप ज़्यादा हो सकता है। इसी मुनासबत से फिर जब हम
प्रॉपर साइजिंग एक दफ़ा कर लेते हैं। अच्छा, साइजिंग के लिए फिर अब आजकल सबसे बेसिकली मेन थीम वही आती है कि इवेंट प्लानिंग में आपकी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Education बहुत और important कुछ चीज़ है। प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिसको हर कोई करने के लिए तैयार रहता है हमारे यहाँ, कि भाई इवेंट प्लानिंग है या मैच मेकिंग है तो हमारे यहाँ हर कोई बन जाता है कि जी हम इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मिसेस अली, आपकी जानिब आते हैं, मैच मेकिंग की अगर बात करें तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। पहले तो ये बताएं कि आप लोग कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये बेसिकली मोहम्मद अली हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। उनकी ग्रैंड मदर ने स्टार्ट किया था, उनकी मदर ने किया था, बट वो सारी जैसे घरेलू ख़वातीन होती हैं उसी तरीके से काम करती थी। लेकिन अली ने इस चीज़ को एक ऑफिशियली अनाउंस किया था 2003 में शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से। और मेरी जो शादी हुई है वो 2018 में हुई है, तो मैं 2018 से इसको टेक ओवर कर रही हूँ। अच्छा, 2003 में जो आपके हस्बैंड अली हैं उन्होंने इसको शुरुआत की थी, तो फिर उनकी अपनी शादी 2018 में क्यों हुई? ये भी एक बात सोचने की है। क्योंकि वो एक कंपनीज नहीं है, उनकी 10 कंपनीज इस टाइम चल रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ही नहीं उनका इंटरनेशनल लेवल पे है, तो मल्टीनेशनल कंपनी आप कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो चला रहे थे तो क्योंकि इतनी सारी कंपनीज उनका फोकस नहीं था, लेकिन जब मैंने 2018 में इसको ज्वाइन करा तो एक तो मैंने बिल्कुल इसको 100% फीमेल ओरिएंटेड कर दिया, और फिर मैंने DHA में और नॉर्थ में इसकी ब्रांचेस बनाई, और मैंने फिर अपनी एक ऑनलाइन टीम हायर करी जो तकरीबन अभी 650 के करीब हैं, जो कि USA, कनाडा, UK, इसी तरीके से पंजाब और सिंध में सब जगह मौजूद है। तो कंसल्टेंट्स ऑनलाइन हायर करके हमने इस प्लेटफॉर्म को पूरी दुनिया के लिए समझे मख्तस कर दिया है। तो अब सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश में हम डील नहीं करते, बाकी हम अभी पूरा वर्ल्ड वाइड डील कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा था, चलो एक मैंने मजाक में बात कह दी थी कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप लोग क्या चीज़ें देखते हैं जब भी कोई लड़की का रिश्ता चाहे हो या लड़के का हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं? क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमने ये देखा है कि बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर कुछ किए, जैसे गली मोहल्लों में हो रहा होता है, वो रिश्ता करा देते हैं क्योंकि किसी की बेटी का या बेटे की ज़िंदगी का सवाल होता है। बेशक। तो आप लोग क्या चीज़ें देखते हैं? हम लोग जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं करते। हम सबसे पहले क्लाइंट को कंसल्टेंसी और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी क्लाइंट आते हैं वो हमेशा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, तो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। और जब वो हमारी समझेंगे एक तरीके से शराइत के ऊपर अपना कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ हम आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, तो हम उनको रजिस्टर्ड करते हैं। और हम जब रजिस्टर्ड करते हैं क्लाइंट को, तो हम उसका CNIC लेते हैं, लास्ट एजुकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट लेते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि रेसिडेंस कंफर्म है या नहीं है। उसके बाद जब फैमिलीज़ कंफर्मेशन की तरफ आती हैं रिश्ते से मुतालिक, तो हम उनको ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपने पहले तो इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोफाइल को वेरीफाई करना है, नेबर्स में पूछताछ करनी है, जो लड़के का वर्क स्पेस है वहाँ पूछताछ करनी है, अगर लड़की है तो जहाँ से वो एजुकेशन अभी ले रही है, या आजकल बच्चियाँ भी जॉब कर रही हैं, तो आप उनके वर्क स्पेस पे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आखिर में आपने इस्तिखारा करना है। इस्तिखारा करना है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि वेरिफिकेशन, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप लोग कह देते हैं कि भाई वेरिफिकेशन खुद करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग, अल्लाह माफ़ करे, मैंने ऐसे प्रोग्राम भी किया, मैं क्या किसी का नाम लूँ, कि वो सिर्फ 20,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के लिए लड़के की या लड़की की इतनी तारीफ़ें कर देंगे जो उसमें कभी ज़िंदगी में नहीं होंगी, और उसके बाद जब सारी शादी हो जाती है तो तलाक होती है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है जी। ये जो एक होता है वेरिफिकेशन का अमल जी, इसमें अमूमन ये होता है कि जैसे अगर कोई लड़का है, उसकी वेरिफिकेशन हो रही है उसके ऑफिस में, अब हो सकता है कि जिससे वेरिफिकेशन कर रहा हूँ उससे दिल में चिढ़ता हो और वो बुराइयां कर दे जो उसमें ना हो, और हो सकता है कि ऐसे बंदे से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ जिसको सारी बुराइयां पता हो लेकिन वो दोस्त हो और वो बोले नहीं बहुत अच्छा है। ये बड़ा मसला होता है वैसे। नहीं, इसमें मसला नहीं होता, क्योंकि हमारी गाइडलाइन में ये भी चीज़ शामिल है कि बिफोर डूइंग एनी एंगेजमेंट या निकाह सेरेमनी आप फैमिलीज़ के यहाँ कम से कम 5 विजिट करें, और आप भी सामने वाली फैमिली के यहाँ 5 विजिट करें। और ना सिर्फ ये छोटे मोटे विजिट नहीं होते, इसमें प्रॉपर फैमिली टू फैमिली गेट टुगेदर होता है। जैसे आपने फुप्पी को इनवाइट करा है, ताई को इनवाइट किया है, पूरे गेट टुगेदर जहाँ पे आपको ख़ानदान का नज़रिया क्या है या ख़ानदान का एक समझे कि उनका फैमिली स्टेटस क्या है, उसके हवाले से आपको अंदाज़ा हो। तो ये नहीं कि आपने 3-4 लोगों से पूछ लिया और शादी कर दी, ऐसा नहीं है। जब तक आप ख़ानदानों में नहीं मिलते, बैठते नहीं हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि ये हम पल्ला रिश्ता है या नहीं है, तब आप इस चीज़ को प्रोसीड करें, अदरवाइज़ फिर आप इसको प्रोसीड नहीं करें। अभी देखिए ये कितनी अच्छी बात बता रही हैं
कि ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ उसमें खर्चा बड़ा लग सकता है कि ज़ाहिर है 5 गेट टुगेदर इधर के, 5 गेट टुगेदर उधर के, तो सिंपल इसको चीज़ों को आसान बनाएं, एक डिश रख दिया करें। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि वो हमारे यहाँ एक है ना कि जी ठीक है मेहमान नवाजी करनी चाहिए, लेकिन जितनी आपकी जेब है उस लिहाज से। लेकिन ये गेट टुगेदर बहुत ज़रूरी हैं, इसमें बहुत चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आती हैं। जो ये तरीक़ेकार बता रही हैं, मैंने ऐसा नहीं सुना है कि कोई इतना ज़्यादा कहता हो कि हमने तो ये सुना है कि आज मिलते हैं, कल कहते हैं मंगनी करो, उनके 20,000 10,000 रुपये दो, उसके बाद बात ख़त्म। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है वो हमसे करेंगे। मुफ्ती मोहसिन साहब की जानिब आते हैं। मोहसिन भाई, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। बेशक। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कि अल्लाह के महबूब व रहमतुल आलमीन हैं। मेरे आका फरमाते खैरुकुम ली अहली, मैं तुम सबसे अच्छा हूँ इसलिए कि मैं अपने अहल अयाल में अच्छा हूँ। बेशक। आपने जब इस्लाम की बात की तो इस्लाम से कबल उस औरत को जो मुकाम दुनिया ने दिया वो ये था कि जब वो पैदा होती थी तो जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह। बेटी को नाउज़ुबिल्लाह नहूसत समझा जाता था। अस्तग़फिरुल्लाह। भाभियों से मरने के बाद नाउज़ुबिल्लाह देवर इस तरह फेल अंजाम देते कि जिसका मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता। बिल्कुल समझ गया। और अल्लाह माफ़ फरमाए कि मरने वाले के बाद उस खातून को उसको भी नहूसत समझा जाता था। तो इस्लाम ने वो मुकाम दिया जिसका शुमार नहीं होता कि जो एक औरत है अगर वो माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी, अगर वो बेटी है तो उसे रहमत बना दिया, अगर वो बहन है तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारी बहन है और तुम्हारा बाप नहीं और तुम भाई होकर उसकी अच्छी परवरिश करो और उसका अच्छी जगह निकाह कर दो तो तुम जन्नत के दामिन बन गए। और अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकाम इस्लाम ने औरत को दिया कि अगर इल्म की बात आई तो फरमाया कि जहाँ मर्द इल्म हासिल करेगा वहीं औरत के लिए फरमाया कि तुम भी इल्म हासिल करो। जहाँ विरासत की बात आई तो पहले किसी भी मज़हब ने विरासत में हिस्सा नहीं दिया, ये इस्लाम ने दिया। तो ये मेरा इस्लाम ही है जो औरत का मुकाम हर मरतबा बुलंद करता रहता है। बिल्कुल जी, जो मोहसिन भाई ने बात की है कि जो औरत की अगर मुकाम की बात करें, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, उन सब के जो रुतबे हैं इस्लाम ने उनको एक इस लेवल पे रखा है। तो बिल्कुल जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं, उन्हें भी चाहिए कि औरत को इज़्ज़त और एहतराम दें। और भी बहुत से सवाल हैं जो आज की नशिस्त में करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 12 रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ी तबीयत नासाज हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। ज़ैनब, क्या बना रही हैं आज क्या बन रहा है, क्या लग रहा है आपको देख के? आज आप फिर कुछ बताएं। ग्रीन है आज, चटनी आपको क्या ग्रीन से कोई क्या मोहब्बत है क्या? आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। ये पालक है? ये पालक है, इसको मैंने ब्लेंड किया है। पहले मैंने पालक को ब्लंच किया हरी मिर्चों और लहसुन के साथ, और अब मैं जो हूँ वो फ्राई करूँगी पनीर को डालडा कुकिंग ऑयल में। इस माह रमज़ान सेहत और बचत साथ, डालडा पर 250 रुपये तक की बचत, सेहत भरे पकवान है। ये डालडा का रमज़ान है और जहाँ मामता वहाँ डालडा। क्या बात है जी, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और तो ये बनेगा कैसे? मैं डालडा कुकिंग ऑयल इसमें पोर कर रही हूँ, ठीक है। और हम अपनी चीज़ जो है कॉटेज चीज़ इसमें फ्राई करेंगे और फिर पालक के साथ इसको और मज़ीद पकाएंगे और फिर अपने गेस्ट को सर्व करेंगे। पालक पनीर जी। अच्छा, पालक पनीर को और क्या क्या चीजें डलती हैं? क्या ये आपने? ये अनियंस हैं, ये सौते होंगी अलग से जब हम इसको फ्राई कर लेंगे। रेड चिलीज हैं, अदरक लहसुन है, सॉल्ट है और ये कसूरी मेथी है। इसके साथ इसको हम पकाएंगे, फिर उसके ऊपर से हम ये डालेंगे अपनी चीज़ और फिर सर्व करेंगे। और कितना वैसे इस टाइम ड्यूरेशन लगता है? 15 मिनट हार्डली, 10 to 50। अगर आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं, जस्ट लाइक मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है, अब मैं फ्राई कर रही हूँ, हार्डली 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। हार्डली 15 मिनट्स में जी रेडी हो जाएगा। अच्छा मिसेस अली, आप ये बताएं, आप कुकिंग करती हैं? मैं करती हूँ, लेकिन इससे रेलेवेंट कुछ ना पूछेगा, मैंने पहले ही बता दिया। क्यों? मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन नहीं है, वो अच्छा, सिर्फ फिश मीट और चिकन खाता है, उससे रिलेटेड। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ एक मासूमान सवाल किया था कि आप कुकिंग करती हैं? आप पहले बोल चुके थे, मैं डर गई। वैसे कुकिंग करती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी VIP। चले, वेरी गुड। क्या क्या बना लेती हैं आप?
मैं सब बना लेती हूँ। सब क्या, सब में मतलब क्या? चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, तह वाली बिरयानी बाकायदा जो होती है, और मीठे में भी सब बना लेती हूँ, निहारी बना लेती हूँ, पाए बना लेती हूँ। अरे वाह। ये Very सारे अच्छा, ये इन्होंने जो वर्ड यूज किए ना, उससे मैं अब ज्यादा इनका इंटरव्यू इस वजह नहीं करूंगा। तय वाली बिरयानी वही कहेगा जिसको आती है, जो बना सकता वरना हो। लोग कह देंगे बिरयानी। ये वैसे तय वाली बिरयानी क्या होती है? हमने तो कपड़े तय सुने। नहीं, तह वाली जो बिरयानी होती है वो स्पेशली बनती है उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज में, और वो जो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, मोस्टली वो यूसुफजई फैमिलीज होती हैं, उनमें बाकायदा सेला चावलों की तह वाली बिरयानी बनती है, और वो सारे घर के मसाले होते हैं। अरे वाह, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें बता रही हैं। इसका मतलब इन्हें जो है Cooking कुकिंग आती है। 101% आती है, और वरना ये होता है कि लोग घुमाते रहते हैं। अच्छा जी, आज जो वार्डरोब मैंने पहना हुआ है ये है HF डिज़ाइन का, और इनका तारिक रोड पे आउटलेट है। आप जाएं, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे इनके पास डिज़ाइन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ जाकर आप जो इस तरह के कपड़े लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस वक्त हमारी निशिस्त पे मौजूद हैं राहत अली साबरी। इनसे दरख्वास्त करूँगा कवाली पेश करें। ये हमारा ख़ानदानी काम है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा आप लोगों को सुना है। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे। और हमारे साथ यहाँ पर जुनैद भाई मौजूद हैं। जुनैद भाई, आजकल क्योंकि अगर हम इवेंट प्लानिंग में देखते हैं तो बड़े नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं, तो आजकल कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं? आजकल बहुत अब ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, तो हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से सीख रहे हैं, बाहर वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसी बात, तो अब शादी ब्याह में बहुत सारे ट्रेंड्स आ चुके हैं। शादी ब्याह में हम लोग हैंगिंग्स के बहुत अच्छे ट्रेंड्स आ चुके हैं, फ्लोरल के बहुत अच्छे ट्रेंड्स आ चुके हैं। इसी तरीके से हम कारपेटिंग के, डिज़ाइनिंग के, जैसे अभी आपने मुख्तलिफ माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट बनाया हुआ है, इसी तरीके से ये सेट डिज़ाइनिंग भी हमारे काम में अब आ गई है। अच्छा, हाँ, बाकायदा, यानी कि स्टेजेस जो हम बनाए जा रहे हैं वो इन्हीं सारे से इंस्पिरेशन है कि एक से एक किस्म के डिज़ाइनर्स को हम लोग हायर कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे किस्म के डिज़ाइनर्स को, सेट डिज़ाइनर्स को हायर किया जाता है बाकायदा, जो प्रोफेशनल टीवीज़ पे और शोज़ पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे फिर स्टेज डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये जो स्टेज है ये फला डिज़ाइनर का डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, जो जुनैद भाई, कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है, या नॉमिनल प्राइस में रह के भी अच्छा इवेंट प्लान हो सकता है, या फिर पैसा लगाओ? वैसे तो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, लेकिन फिर भी एक सवाल है, ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास एक नॉर्मल अमाउंट है, तो क्या नॉर्मल अमाउंट में अच्छा इवेंट प्लान हो सकता है, या पैसे लगाने हैं भाई ठीक ठाक? नहीं, अब नॉर्मल अमाउंट में भी आप अच्छा इवेंट प्लान कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे इंडस्ट्री की एक और ख़ास बात है, वो सबसे मेन कि हमारी इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ तकरीबन कोई कम बेश हो सकता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी एफिलिएटेड, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें जितनी भी आप एफिलिएशंस देखेंगे ना, जितने भी आप आगे तक जाएंगे, तकरीबन सब लोकल इकोनॉमी से जुड़े हुई हैं सारी चीज़ें। यानी कि अगर आप आज के दिन में बहुत अच्छा इवेंट कर लें, बहुत अच्छा खाना कर लें, तो उसमें जो भी इनपुट आएगा, यानी गोश्त आएगा, सब्ज़ी आएगी, तेल आएगा, सब आपको लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। अगर आज आप एक बहुत लैविश, आपने 50 डिशेस कर ली, ठीक है, तो अभी आप लोकल इकोनॉमी को ही बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा सेट बना लिया, आपने वुड कर लिया, आपने पैनाफ्लेक्सेस लगा लिए, वॉटएवर, आपने सोफ़े अच्छे बना लिए, तो भी आप लोकल इकोनॉमी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा है। यानी आप इसमें जितना भी इनपुट करेंगे अपने मुल्क में ही लगेगा, अपने मुल्क में ही लगेगा आपका। अच्छा, आपकी जो बात की तरफ आते हैं कि अगर हम एक कम बजट के अंदर भी उसको प्लान करना चाहें, तो आजकल तो बहुत अच्छी सपोर्ट मिल गई है आपको। बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारे यहाँ बैंक्वेट्स बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छे मुनासिब पैसों में आप उनको बुक करके उनको हायर कर सकते हैं। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं होता क्लाइंट को, अगर क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हम कभी भी ये नहीं चाहते कि सिर्फ अपना ही सामान बेचें। हम उनको गाइड करते हैं उनके बजट के मुताबिक कि ठीक है, ये काम आप हमसे करवा सकते हैं, या ये काम हम हमसे नहीं करवा सकते, आप बैंक्वेट में जाके करवा लें, वहाँ पर आपका बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा, खाना हमसे करा लें। अच्छा जुनैद भाई, एक चीज़ और मैं उसी तरफ आ रहा था, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी जो लोकेशन को डिज़ाइन करवाया वो किसी इवेंट प्लानर से कह दिया कि भाई आप कर दें, खाना हम खुद कर लेंगे, कि मेरी सेटिंग है मेरे मोहल्ले के पकवान से, तो मैं वहाँ से थोड़ा कम में ले लूँगा। ये कितना नुकसान दे जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इवेंट्स में गया कि वो इवेंट तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ था और खाने में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा ये इन्हीं से करवाया, तो कहने लगा नहीं यार वो मेरे मोहल्ले का पकवान है ना, तो वो डिस्काउंट दे रहा था। अब वो डिस्काउंट कितना था, वो 5 से 8 हज़ार का डिस्काउंट उसका टोटल बनाया 10 हज़ार का, इवेंट ख़राब हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितना गलत होता है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं ना, तो वो कभी भी अपनी साख दाव पे नहीं लगाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारी बचत का ये तरीका नहीं होता कि हम क्लाइंट से बहुत सारे पैसे निकलवा लें। हमारी बचत का जो तरीक़ाकार है
वो ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और हम परचेजिंग हमारी अच्छी होती है। यानी जिससे आपका महल्ले का पकवान वाला जिस मुर्गी वाले से, एक मिसाल की बात है, वो जी 100 रुपये में लेगा, वही मीट सप्लायर हमारे पास 90 रुपये में आके दे के जाएगा। अच्छा, फिर प्लस पॉइंट्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि आपका बल्क का काम है ना, रोज का काम है। फिर प्लस पॉइंट्स आपको जो मिलेंगे वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। वो मेन, सबसे मेन देखें, आप गए, आपने कहा भाई 5 किलो चिकन मुझे तोल दें, आपने तुलवा लिया, आपने कहा आप साफ़ करके मुझे दे दें, ठीक है। अब वो साफ़ करने के बाद कभी आपने तुलवाया उसको वापस, कम से कम मकसद 1 किलो 1.5 किलो का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जब ये सप्लायर्स आते हैं तो जाहिर सी बात है उनका भी शौक होता है और हमारा भी डेली का काम होता है। उनको ही पता है इनसे बिगाड़ लिया तो फिर तो आगे काम नहीं मिलेगा। तो अच्छा, हमारे पास पहले पूरा वो बोटी बनाएंगे, उसके बाद फिर वज़न होगा, वो सारा किसको जा रहा है, बेनिफिट वो क्लाइंट को जा रहा है। और ये चीज़ मैंने इस वजह से पूछी कि हमारे यहाँ ना लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं। देखें, हर चीज़ जिसको, जो प्रोफेशन को ज़्यादा जानता है ना, वो उसको करने दें। ठीक है, आप क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा देते हैं। और कुछ इवेंट्स लाइफ के ऐसे होते हैं कि जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें अगर ज़रा से भी ऊँच नीच हो जाए, अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर नाम तो क्या लूँ, अब वो उनकी लाइफ टाइम ताने पड़ते रहेंगे, खाना मज़े का नहीं था, खाना मज़े का नहीं था। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा जी 5-10 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओ भाई, 5-10 हज़ार के डिस्काउंट के चक्कर में आपने पूरा इवेंट ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसेस अली, मुझे ये बताएं कि आप लोग एक चीज़ और करते हैं जो आप लोगों का हमने सुना भी है कि आप लोग कोई मीट एंड ग्रीट करवाते हैं फैमिलीज़ का। ज़रा थोड़ा सा ये बताएं, क्या है ये शादी के लड्डू के नाम से होता है। अरे वाह। इसका इवेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें लोगों का टाइम, एनर्जी और उनका पैसा बचता है। और ये जो ट्री ट्रे का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ख़त्म करना है। फीमेल्स को राइट देते हैं कि वो लड़के को फेस टू फेस देखें। इस तरीके के मीटअप्स में हमारे ऑफिसेज, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं, तो हम उन्हीं स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं और उन स्पेस में हम फैमिलीज़ को बुला लेते हैं। उसमें हमारा होमवर्क बहुत काफ़ी टाइम का होता है और एक दिन में हम जब फैमिलीज़ को बुलाते हैं तो वो अपनी अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ आती हैं। मतलब दादी भी आ जाती हैं, दादा भी आ जाते हैं, मामा डैडी और क्या कहते हैं कैंडिडेट खुद भी आता है और वो फिर 1-to-1 मुलाकात करते हैं। पूरी फैमिली, पूरी फैमिलीज़। तो उसमें वो एक ही वक्त में 1 से लेके 5 तक फैमिली से डायरेक्ट मिलते हैं। तो फिर उसमें से जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं फिर उनको वो घर पे इनवाइट करते हैं। तो इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये शादी के लड्डू के नाम से आता है जी। इसके 10 सीजन्स हो चुके हैं, 10 सीज़न इसके कंप्लीट हो चुके हैं हमारे ही अंदर ऑफिसेस में, गुलशन में, नीपा में, DHA में हो चुके हैं। और हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें 400 to 500 का क्राउड होता है। अरे वाह, ये वैसे अच्छी चीज़ है। वो घर पे बुलाओ, फिर घर में सफाइयाँ करो, बड़ा मसला होता है जब रिश्ते का टाइम होता है ना, मेज़बानी में बड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं, फिर वो क्या क्या पेश करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे शरारती लोग भी होते हैं जो सिर्फ हाई टी करने ही, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह की बात है, हाई टी करने लोगों के घर चले आते हैं। जी ऐसा कि बस आए जी हम आपकी लड़की देखने आ रहे हैं, उतने सारे ले आए और वो, लेकिन अब लोग अक्लमंद हो गए, अब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगे। ये सही है वैसे। अच्छा, आपने कहा शादी का लड्डू इसका नाम है, ये एक कहावत है, इसकी थोड़ी सी मुझे डेफिनेशन बताइएगा कि जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, ना खाए वो पछता है। ये क्या है ये बात? कभी आप तो क्योंकि मैच मेकर हैं, आपको बताओ। हमने तो इतनी नहीं सुनी, हम तो दूसरी शादियां भी करा रहे हैं। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे, दूसरी शादियां भी हो रही हैं। वो इतना नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है उसको अपने डिसीजन पे रिग्रेट ना हो। हम अपनी कंसल्टेंसी और गाइडलाइन के तहत लोगों को उनके डिसीजन लेने में आसानी प्रोवाइड करते हैं। भाई बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि इस तरह फैमिलीज आती हैं। और अच्छा है, ठीक है जी, आप अपनी बेटी की एक ज़िंदगी का फैसला करने जा रहे हैं या बेटे की भी ज़िंदगी का फैसला करने जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। मोहसिन भाई, एक बात बताइएगा कि क्या इस्लाम में ये है कि औरत अपनी पसंद की शादी करे? पहली बात, हदीस पाक और जो है इस्लाम हमें याद देता है कि जब आप लड़की के साथ जो निकाह हो रहा है, सबसे पहले कि लड़की उस लड़के को देखे और लड़की की रजामंदी होगी तो निकाह होगा और नहीं होगी तो निकाह फासिद हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि कोई लोग कहते हैं कि भाई हमारी मर्जी है, हमने कह दिया, बेटी ने हाँ कर दिया। नहीं भाई, इस्लाम कहता है पहली वैसे तो आमतौर पे शरीयत ने फरमाया कि भाई लड़का लड़की ना देखे, लेकिन जब शादी की बात आती है तो इस्लाम कहता है कि लड़की लाजमी देखे और लड़का भी लाजमी देखे। अच्छा मोहसिन भाई, कुछ जगहों पे लड़कियों को प्रेशर देके शादी करा दी जाती है कि बस नहीं करनी है। अब उसका दिल नहीं है बेचारी का, क्या करे, लेकिन नहीं करनी है। और लड़कों के साथ भी होता है ऐसा। बिल्कुल, लड़कों के साथ जब भी वो होता है। कबूल कर लिया तो निकाह तो हो जाता है। जैसे मैंने अपनी ज़ुबान से इकरार कर लिया, कबूल कह दिया, तो जैसे निकाह हो जाएगा। लेकिन ये हकीकत में ज़बरदस्ती के निकाह के अंदर बहुत से फ़ुक़हा ने फरमाया कि निकाह बातिल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो लड़की दिल से इस बात की रजामंदी नहीं थी और ना वो चाहती थी, लेकिन प्रेशराइज़ किया गया, चाहे जबरन किया गया हो या किसी तरह किया, उसकी ज़ुबान से निकलवाया गया। तो याद रखिएगा ना, जो शरीयत जो बयान फरमाती है कि अगर कोई औरत ज़ुबान से इकरार भी ना करे और नहीं भी चाहती तो निकाह फासिद हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ज़बान से अगर इकरार करते हैं तो ज़ाहिर है निकाह तो हो गया उनका, बाद में दोनों की नहीं बनी और तलाक हुई, उसके बाद अल्लाह ना करे, तो इसका गुनाह फिर उस बंदे को मिलेगा जिसने ये ज़बरदस्ती करवाया? देखिए बात ये कि लोग कितना, अरे तुम कहते हैं सब सही हो जाएगा, शादी के बाद सब सही हो तुम ठीक हो जाओगे, ये सबसे बड़ी यानी कि बेवकूफ़ी है कि जब इस्लाम आपको इजाज़त दे रहा है कि लड़की की रजामंदी लाजिम सुने, लेकिन आप फिर भी अपनी चला रहे होते हैं। तो जब दोनों की भाई में रजामंदी, तो आप कह सकते हैं ना कि हाँ भाई तुम दोनों अपना फैसला खुद किया है। और ये चीज़ें बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ कि ज़बरदस्ती शादी होती है, उसके बाद तलाक होती है। तो मैंने ये सवाल इस वजह कर लिया कि गुनाह फिर आपको मिलता है कि जो आपने उस वक्त सिर्फ ज़बरदस्ती कि मेरी खाला की बेटी है या मेरे उसका बेटा है या फलाने का बेटा है, ये सारी चीज़ें ना करा करें। इस्लाम एक हमारा बड़ा ही प्यारा मज़हब है, वो औरतों को भी उतनी हकूक़ देता है, मर्दों को भी उतनी हकूक़ देता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया कीजिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पालक पनीर जो है वो तैयार हो चुका है जी, बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल में इसका तड़का तैयार हो रहा है और बस हम फिर भगाड़ लगाएंगे। बिल्कुल जी, भगाड़ लगाएंगे। ड्रिंक क्या बना के रखी हुई है? मैंने बनाया है स्मूदी, एप्पल स्मूदी बनाई आज। एप्पल स्मूदी? जी, एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी बनाई है। और ये कल आपने मेरे कपड़ों पे एक स्टेन लगा दिया था आपकी निहारी ने, आज ना लगा दीगा? जी बिल्कुल, क्योंकि सर्फ एक्सेल का मैसेज है, खाना बनाते हुए जिद्दी दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल है ना। और इस चक्कर में ये रोज मेरे धब्बे लगाने के चक्कर में जब मैंने व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं ना, उस पे एक स्टेन आ जाए ना, मेरा दिमाग ट्रांसमिशन से हट जाता है। फिर वो हटा के नहीं हटा है। हाँ, तो ये सर्फ एक्सेल है ना, इस वजह से मैं जो हूँ बर्दाश्त कर जाता हूँ, वरना कपड़ों के मामले में मजाक नहीं होता जी। और अभी हम एप्पल स्मूदी भी पी के देखेंगे कि इन्होंने कैसी जबरदस्त एप्पल स्मूदी बनाई है। और जो हमारे मेहमान है ना आज, उनसे ज़ाहिर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। और ये उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन इवेंट प्लानिंग के हवाले से तो ज़ाहिर फिर बच्चों के भी इवेंट्स होते हैं तो बंदा कर सकता है। जुनैद भाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी अब काफ़ी आ चुकी है, इसने कितना आपकी इंडस्ट्री को जो है वो फ़ायदा दिया है? इसने अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। आप पहले क्या करते थे कि पहले आप अजम्पशंस के ऊपर काम कर रहे होते थे, यानी कि अगर आपने छोटे स्केल के फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती थी कि 100 कुर्सियाँ लगानी, हमें पता है कि भाई ये 2 शामियाने लगा दो, हो गया, ठीक है। अब लार्ज स्केल पर जब आप यू आर प्लानिंग फॉर 6000 10,000, अब आपने 10,000 चेयर्स लगानी यार, आपने 100 शामियाँ लगा दिए, फिर कम पड़ गए। अच्छा, अब आपने एडवांटेज लिया टेक्नोलॉजी का, आपने उसकी 2D ड्राइंग बना ली। अब आपको बिल्कुल लास्ट तक पता है कि जी यहाँ से यहाँ पर लास्ट कारपेट आएगा। अब आपने जो वेरी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है, स्ट्रक्चर जब आपने खड़ा करना शुरू किया है, तो पहले से ही आपने अपने लेबर को गाइडलाइन दे दी है कि भाई लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर है, एज़ पर ड्राइंग काम करना है, कुछ भी अजम्पशंस के ऊपर कोई भी काम नहीं करना। तो जो आपने बताया ये 10,000 और ये इस तरह के इवेंट्स तो बड़ा ज़ाहिर है, मैं तो सोच रहा हूँ ये होते कैसे होंगे, 10-10 हज़ार लोग होंगे। और अगर कोई तरीके का हो रहा है तो ज़ाहिर है उसमें बैठने का प्रॉपर निज़ाम ये वो, वरना तो डेफिनेटली कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अभी हमने कॉन्वोकेशन किया 10,000 लोगों का, जिसमें खाना भी साथ था। 10,000 का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्वोकेशन, NID यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और काफ़ी मौक़ों पे हमने किया। अच्छा, उसमें हमें फ़ायदा यही हुआ टेक्नोलॉजी का कि हमारे पास बिल्कुल था कि जी लास्ट जो चेयर आएगी वो इस जगह पर आएगी और एक चेयर टू चेयर गैप इतना होना चाहिए, एक चेयर हमारी इतनी जगह लेगी और यहाँ पर हमारा स्टेज आएगा। टोटल प्लेसिंग हमारे पास मौजूद थी, हमें किसी काम को रीडू नहीं करना पड़ा। आप समझते हैं कि हमारे काम में सबसे जो मेन कॉस्ट है वो लेबर की है। बिल्कुल, लेबर की होती है, ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे यहाँ हर काम को ना कुछ लोग समझते हैं जी हम करने लगते हैं, सोशल मीडिया पे पेजेस बने हुए होते हैं, उस पर वो कहते हैं जी हम बहुत बड़े इवेंट प्लानर हैं और तस्वीरें भी लगाई हुई होती हैं, लेकिन वो इवेंट उन्होंने किया है या नहीं किया। लोगों को क्या चाहिए? हमारे यहाँ लोग एक तो सस्ते के पीछे फ़ौरन भागने लगते हैं कि जी थोड़े से रेट कम है, 2,500 रुपये भी कम है ना, बस ठीक है, ये बेस्ट है, जबकि हमें नहीं पता कि वो पीछे क्या करेगा उस इवेंट का। लोगों को किस तरह पता चलेगा कि यार ये बंदा सही है, इसके पास जाना चाहिए? पहचान क्या होती है कि जब भी मैं किसी इवेंट प्लानर से मिलूं तो मैं किन बातों से पकड़ लूँ कि नहीं बॉस आप तो हो ही नहीं? देखिए, आप जो है ना उनकी जो प्रोफाइल है, जब आप प्रोफाइल देखते हैं ना
अगर उसमें जो वीडियो एल्बम्स एल्बम्स अगर आप देख रहे हैं उनकी, और वो आपको मुख्तलिफ एल्बम्स दिखा रहे हैं, उन एल्बम्स में आप देखें अगर कंटिन्यूटी नज़र आ रही है, यानी कि एक चेयर फिर दूसरे सेटअप में भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसने सामान खरीदा हुआ होगा, इट मीन्स हाँ बिल्कुल आप सही जगह पे पहुँचे। तो और अगर कंटिन्यूटी नहीं नज़र आ रही, कहीं पर भी बिल्कुल ही सब चीज़ें बिल्कुल रैंडम आ रही हैं, तो इट मीन्स ये डाउनलोडेड है सारी चीज़ें, डाउनलोडेड। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत होता है, एक क्या बोलूँ, अभी मैं नाम ले लूँगा, फिर वो उन्होंने पेज बनाया हुआ है, अच्छा वो मुझे मिले, मेरे थे जानने वाले, वो मैं इवेंट प्लानर में, तुम कब से इवेंट प्लानर हो? बोला मैं तो बहुत बड़े बड़े इवेंट कराता हूँ। अभी मैंने कहा भाई तुमने कब से करा ली? तो उसने अपना पेज दिखाया, तो वो पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि ये इसका दूर दूर तक कोई इवेंट प्लानिंग से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इसको करने का एक एक्सपीरियंस होता है, क्या कोई नया बंदा उठकर इवेंट प्लान कर सकता है? देखिए नए लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं कर सकते, नए लोग कर रहे हैं, तो सकते कर रहे हैं। अच्छा उसमें experience। हाँ एक्सपीरियंस के अलावा अब एजुकेशन की इन्वॉल्वमेंट आ गई है यहाँ पर। आपकी बात, अगर प्रॉपर एजुकेशन है तो नए लोग भी आकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इफ़ दे आर वेल एजुकेटेड और इस हवाले से उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं और उनको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की ही बात कि अगर एजुकेशन नहीं है तो राइट नाउ में आपने अभी लास्ट प्रोग्राम भी किया गया था आज टीवी की तरफ से, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लोगों को बताया गया कि क्यों डेकोरेशन कंपनीज बंद हो रही हैं, उसकी मैंने पॉइंट आउट भी किया था। बदल गया कारोबार, हाँ कि बदल गया कारोबार, बिल्कुल, कि एजुकेशन की वजह से। अच्छा, जाहिर है कोई अगर पढ़ के आता है तो डेफिनेटली एक वो अलग चीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो कहते हैं ना बरसाती मेंढक, मैं अल्फाज ला रहा हूँ, बरसाती मेंढक जैसे हमें ईद उल अज़हा के दिनों में कसाई नज़र आते हैं ना, तो ये वो वाले सीन होते हैं भाई। तो उनके पास जाएं कि जो वाकई में इस काम को जानते हैं, इस चीज़ को कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनका नाम है, और लाजमी नहीं है कि जिसका नाम है वो महंगा ही होगा। ये एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन क्या जुनैद भाई ऐसा है कि जैसे माशाल्लाह आपका नाम है तो अब आप कहेंगे जो भी आए मैंने तो ज़्यादा पैसे लेने हैं, ऐसा है तो बता दें? नहीं ऐसा बिल्कुल मेरी भी बात नहीं है, गलत हो जाए यहाँ पे। नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो सेविंग्स है ना, हमारी सेविंग्स ये है कि हम मिसाल के हम 5-5 रुपए भी अगर तमाम सेक्टर्स में से बचा रहे हैं ना, हम लाइटिंग में से 5 रुपए सेव कर लेंगे, हम डेकोरेशन में से, हम ट्रांसपोर्टेशन में से, वेयर हाउसिंग में से सेव कर लेंगे, लेबर में से सेव कर लेंगे, वो हमारा फिर भी हम दूसरे इवेंट प्लानर्स के मुकाबले में जो अपनी इन्वेंट्री नहीं रखते उनके मुकाबले में हम फिर भी 20 रुपये पे मिसाल के खड़े होंगे। वो फिर भी अगर एक सेक्टर में काम कर रहे होंगे तो 10 रुपये पर खड़े होंगे। हम अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी लोगों को दे सकते हैं, हम लोगों को अच्छा स्कोप ऑफ वर्क भी दे सकते हैं। कि अगर लेट सपोज कि हमने एक काम ले लिया, आपका काम हमने ले लिया, अब हम देख रहे हैं यार क्लाइंट के पास बजट भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब हमारी अपनी रेपुटेशन भी है। हाँ डेफिनेटली, ठीक है ना, हम कहते हैं यार ये चीज़ भी है ना इन्वेंट्री मौजूद, चलो यार थोड़ा सा ये देखें जो जिसका थोड़ा नाम होता है ना, जिसका नाम होता है वो अपने नाम को ज़रूर बचाता है। एक बात याद रखिएगा कि ज़ाहिर है उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़ाहिर पैसे तो वो चार्ज करता है, लेकिन अगर आपके कहीं ना कहीं बच रहे होते हैं ना तो वो अपना नाम बचाने के लिए कहता है ठीक है कर दो, अगली दफ़ा नहीं लेगा आपका कि भाई ठीक है इसके पास पैसे कम होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपना नाम बचाने के लिए आपका इवेंट ख़राब नहीं होगा। मिसेस अली मुझे ये बताएं कि आजकल एक बड़ा हम प्रॉब्लम देख रहे हैं जो काफ़ी अरसे से चल रहा है कि बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो घर में अभी तक बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। कई दफ़ा ये होता है कि उनकी वालदाओं से अगर बात होती है कहते हैं जी अब रिश्तों की उम्र निकल गई, जब इसका टाइम था तो बड़े रिश्ते आते थे। एक्सपेक्टेशन कितनी देख रही हैं आप दोनों तरफ कि ज़ाहिर है अगर मैं आईना देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझ में क्या कमी है क्या नहीं है, अल्लाह ना करे मैं किसी गलत सेंस में नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे यहाँ चाहे लड़का हो या लड़की हो एक्सपेक्टेशंस क्यों इतनी हाई करके बैठे हैं सब? इसका एक कॉलम आया था और उन्होंने बताया था कि 35 से ज़्यादा की जो खातून हैं इस वक्त उनका रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमने एक रील बनाई थी, मैंने ये कहा था कि मिस्टर परफेक्ट की तलाश में अपने बालों में चांदी ना लाएं, इम्परफेक्ट मर्द को परफेक्ट बनाने में अपना किरदार अदा करें ताकि कल वो उस चांदी की कदर करे। बिल्कुल। तो उसका ये मैसेज था कि डू नॉट सर्च फॉर द मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप मिस परफेक्ट होंगी। अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई कर लेना कि हर प्रोफाइल ही आपको किसी न किसी वजह से रिजेक्ट करनी पड़ जाए या आपको वो बंदा अपने हिसाब से लग ही नहीं पा रहा है। आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं और मैं जिस तरीके से आपको भी बार बार कंसल्टेंसी और गाइडलाइन बता रही हूँ, यही मुद्दा है सिर्फ कि हम क्लाइंट को कहते हैं सर आप अपनी प्रोफाइल देखें। काउंसलिंग करना, आप लोग काउंसलिंग करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल देखें ना, या अगर कोई लड़की भी होती है तो उसको भी ये कहते हैं। और मैं आपको इस टाइम ये बता दूं कि हमारे पास जितनी भी 30+ की लड़कियां आती हैं उनको हम रजिस्टर्ड नहीं करते जब तक हम उनको जिम ना करवा दें।
हम कहते हैं प्लीज़ आप जिम कर लीजिए, जब आपका वेट नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप ग्रूमिंग क्लासेस, जो कि मैं स्पेशली प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ ग्रूम नहीं होती, वेल मेंटेन नहीं होती, वो जॉब कर रही होती हैं तो बस जॉब कर रही हैं, मतलब जिस चीज़ में है उस चीज़ को कंटिन्यू करिए, बाकी चीज़ों को उनको अच्छा, लेकिन वहाँ से फिर एक सवाल ये भी आता है, वो कहती हैं कि ठीक है हम तो अपने आप को फुल मेंटेन कर लें और वो सामने वाला जो आ रहा है रिश्ता लेके वो भी पूरा फैला हुआ है। नहीं तो फिर कंपैटिबिलिटी तो मैच मेकर का काम है ना। देखें फिर मैच मेकिंग में फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक हम पहला रिश्ता बनाकर उनको देना। जब हम उनसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो फिर तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अब हम उसको उसके मुताबिक रिश्ता प्रोवाइड करें। अच्छा, वैसे आपके सामने इस तरह की चीज़ें बहुत आती होंगी कि ऐसी चीज़ों पर रिजेक्ट करते होंगे, चाहे लड़के वाले हों लड़की वाले हों, मैं किसी एक की तरफ से नहीं बात कर रहा, कि अकल दंग रह जाती होगी कि यार ये भी कोई रिजेक्ट करने की वजह है। ये तो मतलब कि ऐसे दिन ब दिन जिस तरीके से रीज़न सामने आते हैं, लिटरली मैं आपको बताऊं, बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन होती है कि मतलब हमने कभी अपनी ज़हनो गुमान में ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती कि इस रीज़न के ऊपर आपने रिजेक्ट करा है, यही रीज़न के ऊपर है, मतलब 3-4 बार कंफर्मेशन करनी पड़ती है। अभी कल की ही बात है, वो लड़की कहती है कि लड़का आपने जो भेजा है मुझे वो 5'6" का है, मैंने आपको कहा था 5'8", मैंने कहा यार आप 2 इंच का फर्क, आप 5'3" की हो, फिर भी आपसे 3 इंच बड़ा है, कंसीडर करो ना, छोटा तो नहीं दिखाया, बड़ा ही दिखाया ना। नहीं मिसेज अली 5'8", मैंने कहा बेटा बैठी रह जाओगी, मैं 2 इंच के फर्क से रिजेक्ट हो गया भाई, देख ले आप ये 2 इंच के फर्क से हो गया। वो हील वाले जूते पहन लेता, जॉगर्स पहन लेता। ये देखें आप। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये तो बहरहाल हम एक वैसे बात कर रहे हैं, मैंने ये सवाल इनसे क्यों पूछा कि एक रिश्ता रिजेक्ट किया और उसमें रीज़न क्या था कि जब हम इनके घर खाना खाने गए ना तो चिकन की बोटियाँ छोटी थी, मैं मजाक नहीं कर रहा ये बात, मैं सीरियस बता रहा हूँ ये बात, और मैं इतना हैरत में रह गया कि कौन जाके चिकन की बोटियाँ नाप रहा है अपने साथ, क्या स्केल लेके जा रहे हो। ये जब आप अपनी सोच रखेंगे ना, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तलाक के रेशो बढ़ेंगे, शादियां नहीं होंगी, क्योंकि हम इसी तलाश में बैठे रहेंगे कि जी परफेक्ट आएगा या परफेक्ट आएगी। परफेक्ट सिर्फ मेरे रब की ज़ात है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। तो आप जब शादी करते हैं तो फिर उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। हाँ, बिल्कुल आउट ना हो कि जी वो ईस्ट है तो आप वेस्ट हैं, ऐसा ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मोहसिन भाई, हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये भी एतराज़ होते हैं कि जी जो लड़कियाँ हैं वो जॉब क्यों कर रही हैं या बिज़नेस क्यों कर रही हैं, जबकि अब जो माशी हालात हैं उसमें अगर कोई लड़की जॉब कर रही है और उसका खाविंद उसकी वो चीज़ें नहीं पूरे कर पा रहा, फैमिली को नहीं पूरी कर पा रहा, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इस्लाम इसकी क्या इजाज़त देता है? अच्छा, मैं एक बात की पहले वजाहत कर दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। जैसे आपने शुरू में एक बात, अभी जो बहन ने बात की ना कि आजकल लड़कियां छोटी छोटी बात पे अपनी मर्ज़ी की बात करती हैं, देखिए शरई तौर पे जो हुक्म है वो ये है कि लड़की से ज़बरदस्ती इजाब कबूल कर लिया और उसने ये बाद में कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया तो निकाह होता ही नहीं है। तलाक वाली बात तो बाद में आती है कि तलाक लिया जाएगा, निकाह ही फासिल हो जाता है। जैसे मैंने उस वक्त शुरू में कहा था, आपने कहा था कि अगर ज़बान से कह देगी तो हो जाएगा, लेकिन ज़बान से हो गया, लेकिन उसने बाद में जाके काजी को ये कहा कि नहीं ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है निकाह, लेकिन तो वो निकाह ही फासिल हो जाता है, बातिल हो जाता है। किसी वक्त भी जाके कह सकती है। यही समझाना चाह रहा हूँ कि अब घर जैसे मैंने कि बहन ने किसी ने समझा दिया तो अब उसका समझा तो उसने बोले मैं तो अब समझ गई हूँ, तो अब लेकिन बाद में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, नहीं मेरे तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब आपका निकाह हुआ है तो निकाह के बाद, जैसे हुजूर के बाद एक लड़की आई, फरमाया कि मेरे बाप ने मेरा ज़बरदस्ती निकाह कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं, फासिद हो गया। ये तो उस वक्त की बात है जब निकाह हो गया, लेकिन अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद जाएं और कहें नहीं ये तो मेरी मर्जी के बगैर ही हुआ था, तो ये नहीं है करना, तब आपको तलाक का इशू आता है। होता ये कि लड़कियां इस बात को, या कोई भी, मैं लड़के के खिलाफ अपनी बात नहीं कर रहा, कि आपने उसी वक्त फैसला करना होता है कि अगर किसी ने आपको समझाया है और फिर आप कह रहे हैं मैं तो पहले उसने मुझे समझाया था इसलिए मैंने कर लिया, तो ये उसी वक्त आपने सोचा। जब निकाह अगर आप समझते हैं कि आपकी मर्ज़ी के बगैर हुआ है तो आप फ़ौरन काजी से रुजू करें, तो निकाह आपका फासिल हो जाता है, निकाह होता ही नहीं। लेकिन अगर आप ये कि नहीं अब तो मैंने मान लिया, तो इसका मतलब आपने इसको कबूल कर लिया, ये वज़ाहत ज़रूरी थी। दूसरी बात जो आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि इस्लाम ने सबसे पहली बात कि मेरे नबी ने, मेरे आका ने जो शादी की वो एक बिजनेसमैन वूमन से की थी। बिल्कुल, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, यानी अगर देखें खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की मशहूर यानी कि मारूफ बिजनेस वूमेन थी। तो मेरे नबी ने ये भरम तोड़ा कि लोग जो कहते हैं कि औरत जो है काम नहीं कर सकती, एक बिजनेस वूमेन काम नहीं कर सकती। हज़रत खदीजा कुबरा ताला ने
ज़बरदस्त वेल नॉन वहाँ की बिजनेस वूमेन थी, उन्होंने रसूलुल्लाह को पसंद किया, रसूलुल्लाह ने उनको पसंद किया। तो ये दोनों बातें पता लगी कि शादी जो है सिर्फ एक पसंद नहीं कि सिर्फ मर्द की पसंद हो गई, बल्कि औरत भी पसंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम हज़रत खदीजा कुबरा ने पेश किया। अब तो मालूम ये चला कि कोई औरत अगर किसी मर्द को पसंद करती है तो बिल्कुल वो शादी का पैगाम भेज सकती है। कोई औरत अगर बिजनेस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 40 साल की उम्र भी ज़्यादा थी, हुजूर की उम्र 25 साल, उनकी उम्र 40 साल। तो ये इस्लाम ने मिजाज तोड़ा कि बड़ी उम्र की औरत से शादी करना कोई मुज़ायका नहीं, ये इस्लाम बता रहा है। ये तो अभी इंचों की बात हो रही थी, यहाँ तो इस्लाम ये कह रहा है कि चाहे बड़ी हो या छोटी हो, इस्लाम इतने प्यारा दीन है। फिर सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो खातून है जो 55 साल की उम्र में गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देने जाती थी। ये वो खातून है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो हुजूर ने फरमाया आप गम क्यों करते हैं, आप तो लोगों को हिदायत देते हैं, लोग सिला रहमी फरमाते हैं। तो मालूम ये चला अल्लाह ने औरत को जो मुकाम दिया है। मैं एक हदीस सुनाऊंगा फिर बात ख़त्म करूँगा। एक काफ़िला आया हुजूर के पास, उसमें एक काफिरा लड़की की थी, सर पे चादर नहीं थी। हुजूर ने काली कमली ली, सर पे डाल दी। जैसे ही डाली तो साहबा कराम आके कहते हैं या रसूलल्लाह ये तो लड़की काफिरा है, चादर की क्या ज़रूरत। हुजूर ने फरमाया लड़की काफिरा हो या मुसलमान, बेटी बेटी होती है। ये मेरा दीन है जो बता रहा है कि आप काफिर की बेटी को अपनी बेटी समझें। यही मेरा दीन है जो राइट्स दे रहा हो एक औरत को कि ये तुम ये मत समझो कि तुम अगर गैर मुस्लिम हो और मुसलमानों के कुंभ में तो तुम्हारी हिफाजत करना भी हमारा दीन ही सिखाता है। तो इस्लाम ने बहुत मुकाम दिया और कुरान ने फरमाया, जो मैंने पहले आया था आपके सामने, वो आशिरूना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ भलाई से सलूक किया करो, उनके साथ ज्यादती नहीं करो, ये हमारा दीन सिखाता है। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे कि मैंने उनसे एक सवाल किया था, अब आपकी बातों से एक सवाल निकला है। पहले मैं चाहूँगा मैं आपसे भी इस बारे में बात करूँ। जैसे आपने मिसाल दी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने खुद जब शादी की थी तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्यों है? हम एक मुस्लिम माशरा है, हमें उनकी तालीमात पे अमल करना चाहिए कि लड़का बड़ा हो, चाहे 14 साल बड़ा हो, 15 साल बड़ा हो, लड़की छोटी चाहिए। ये क्यों है वैसे? ये देखें इससे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मर्द की बात सुन लेती हैं, समझ लेती हैं और या उनकी बातों में आ जाती हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, याद रखिएगा, मियाँ बीवी के ऐसा अनमोल रिश्ता है। हुजूर ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम उसके लिबास हो तुम्हारे लिबास। अब आप अगर इंसान बेलिबास हो जो कैसा लगता है, नाउज़ुबिल्लाह बेढंगा लगेगा ना। तो अब अपने लिबास के हम जितना उसको खूबसूरत बनाएंगे उतना ही प्यार लगेगा। तो लिबास में ये नहीं होता कि वो लिबास कितना कीमती है, बल्कि लिबास साफ सुथरा होना चाहिए। उम्र से कुछ नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो इस्लाम बयान फरमाता है। इसका जवाब आप दीजिएगा कि ये क्यों है इतना, क्योंकि आप तो कराती हैं, कभी आपने देखा है कि यहाँ तो अगर इक्वल एज भी हो तो भी इशू बन जाता है। ये इशू क्यों है भाई? ये कभी आपने, क्योंकि आप मैच मेकिंग करती हैं, आप काउंसलिंग करती हैं, आपने सवाल पूछा कि भाई अगर लड़की की उम्र ज़्यादा है या आपके बेटे के बराबर भी है तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं देखिए, स्पेशली जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं उनमें माएँ आती हैं, उनमें बड़ी बहनें या भाभियाँ आती हैं, क्योंकि उनका एक कल्चर चलता आ रहा है। ये लोगों ने इस तरीके से बना लिया है ट्रेंड के लड़की 5 साल कम से कम भी छोटी होनी चाहिए। तो 14-14 साल भी छोटी देखी। ये हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं दूसरी शादी की बात करूं तो हमारे पास वो बहुत सारे मर्द हैं जो कि अफोर्ड कर रहे हैं दूसरी बीवी। अच्छा, आप लोग दूसरी शादी भी करवाते हैं ना? आपका क्या है वो, थोड़ा सा बताइएगा जरा। वो है दूसरीबीवी.com के नाम से, वो साहिब हैसियत मर्द को मैं हाईलाइट कर दूं, जो अदल भी कर सकें, बिल्कुल जो अदल इंसाफ भी कर सकें और उनके पास फाइनेंशियल इतनी स्टेबिलिटी हो कि वो एक वक्त में 2 बीवियों को मैनेज कर सकें। सही है। वो जब हमारे पास आते हैं ना, वो हमसे डिमांड नहीं करते और वो लिटरली 10-10 साल 20-20 साल बड़ी खातून से शादी भी करते हैं, निकाह, सिंपल निकाह, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वही फीमेल्स हैं जो कि खुला हैं या बेचारी बेवा हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इस तरीके के रिश्ते होते हैं। और ये जगह इन्होंने बात कही ना, ये इन्होंने अच्छा किया कि लिए साहिब हैसियत हों और फिर ज़ाहिर है अगर किसी की सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई ज़ाहिर मुज़ायक़ा नहीं है। और ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम अदलो इंसाफ कर सकते हैं। ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे एक फैमिली हमसे पल नहीं रही है, लेकिन हम कहते हैं जी हमें इस्लाम ने 4 जायज़ की हैं, 4 आपको जायज़ किए हैं, लेकिन आपसे कहा आप अदलो इंसाफ करो। ये नहीं कि आपके एक बच्चे जो हैं बेचारे भूखे सो रहे हैं, बेगम को आप कुछ कर नहीं रहे, आप दूसरी लेकर आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता। मोहसिन भाई सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से ही पूछवा दूँ कि ये बात सही है, तो इस चीज़ को कोई ऐसे ना ले। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब राहत, बहुत खूब। और सारे यंग तुम्हारे पास जो है वो टीम है, यंग टीम है पूरी तुम लोगों की माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छा तुम लोगों ने जो है वो कवाली पेश की है और बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है। और वैसे कि जैसे कि बात हो रही थी कि ईद के बाद जो होती है ना बहुत सारी शादियाँ होती हैं। जब शादियाँ होती हैं तो ज़ाहिर है लोग अक्सर लोग जो अपने घर को पेंट भी करवाते हैं, करवाना भी चाहिए, वैसे भी लोग करवाते हैं। तो नेल्सन पेंट आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। नेल्सन पेंट की खुसूसियात, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आपका कम पेंट लगता है और उसमें आप ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी नेल्सन पेंट से आप पेंट करवाएं अपने घर को और फिर जो है वो अच्छे अच्छे कलर्स भी इनके पास जो है पेंट के मौजूद होते हैं। इन्होंने आज बनाया था जी, जैनब ने क्या बनाया था, पालक पनीर। पालक पनीर बनाया था और बड़ा ज़बरदस्त बनाया था। लेकिन हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि उन्हें पालक पनीर कैसा लगा। पहले मोहसिन भाई आप बता दें कैसा लगा पालक पनीर, खाते हैं आप या नहीं खाते? मैं वैसे खाता नहीं था लेकिन आज मैंने खाया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बना। अल्लाह तो आप ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खाते? मैं खाता हूँ हाँ, लेकिन इतनी कम खाते हाँ, हैं, जी। सब्जियाँ कम खाते हैं। जुनैद भाई आप बताएं। मैं तो वैसे ही वेजिटेबल लवर हूँ। मेरे तो बर्थडे पे भी सारी वेजिटेबल्स ही बनती हैं। तो जो मेहमान आते होंगे वो तो नाराज़ रहते होंगे, वो कहते होंगे माशाल्लाह इतने पैसे कमा रहे हैं लेकिन सब्जियों पर खा दिया। नहीं, हमारे घर में सब लोग जो है ना वो मीट लवर है सिवाय मेरे। अच्छा, तो ये वैसे क्योंकि आप लोग तो खुद भी ज़ाहिर कैटरिंग का आप लोगों का अपना एक वो है, तो इन्होंने सही बनाया है वैसे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बनाया, मैंने पूरा फिनिश किया अभी। वाह क्या बात है, आपको हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। सही कह रहे हैं, फिनिश किया। आप बताएं जी मिसेस अली कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन, बहुत फर्स्ट बेहतरीन टाइम खाया मैंने। तो आप वैसे हैं वेजिटेबल ज़्यादा शौक से लेती हैं या मीट को ज़्यादा? हाँ मैं लेती हूँ लेकिन मैं फिश बहुत प्रेफर करती हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी खाती हूँ। वेजिटेबल्स भी खाती हैं जी, जो बेहतरीन चीज़ें बना रही हैं। और मैंने स्मूदी पूरा ये देखें आप खत्म कर लिया हाँ, मैं बिल्कुल। देख रही थी, मैंने कहा आप मेरा भी पी लें। हाँ ये पूरा मैंने जो है फिनिश किया है माशाल्लाह। और ये ब्रेक के बाद पी लूंगा मैं जी, आपका, जी, अगर आप नहीं पिएंगी तो। और आप ये देख रही हैं कि जी कितने ज़बरदस्त आपकी यहाँ पे रोज़ाना तारीफ़ें हो रही हैं। अच्छा, बात ख़वातीन के हकूक़ पर हो रही है तो आजकल हमारे यहाँ मिल रहे हैं ख़वातीन को हकूक़? क्योंकि आप जो है ना ख़वातीन की बड़ी अलमबरदार है। हम किसी से बात कर रहे होते बीच में कूद दी जब नहीं, आप कोई ऐसी बात कर रहे हो तो मैं आपको ठीक कर दूंगी। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है भाई। तो ऐसे मैं कौन नहीं। सी गलत बात करते हैं? आप हाँ, जैसे बैठ के। खाना जो है, क्या उस दिन क्या बात हो रही थी कि खाना नहीं बनाती, मैं कहा वो रेसिपी पूछ रही है तो वो बनाएंगी। तो वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई खाना तो नहीं बस बनाती मैं तो सीख इस लीजिएगा। तरीके से तो थोड़ा ऐसे support हकूक़ मिल रहे हैं जी, करती हूँ। ख़वातीन के हकूक़ मिल रहे हाँ, हैं? मिल भी रहे हैं, मिल रहे हैं। मिल भी रहे बस सही है। इन्होंने इतना जिसे कहते हैं ना वो स्लो जस्टर दिया, 50-50, मिल बस रहे सही हैं, है। मिल रहे हैं जी, हकूक़ मिल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जी देने चाहिए। और जब हमारे मेहमान यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा हम उनके बचपन के बारे में पूछते हैं। तो जुनैद भाई से पूछते हैं, जुनैद भाई कैसा बचपन था आपका, कितने शरारती थे आप, कितनी शरारतें करी हैं आपने अपनी बचपन में? नहीं हमारा तो बस स्कूल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था, खेलों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी रमज़ान में खासकर बहुत निकलते थे खेलने के लिए। रमज़ान में सुबह हुई और बस क्रिकेट शुरू, फिर दोपहर तक बिल्कुल थक हार के लेट जाते थे। लेकिन बचपन में शैतानियाँ पूछी थी आप तो मुझे खेल बताने लगे। शैतान कितने थे आप, पिटाइयाँ कितनी लगी हैं आपकी, अंदर की बातें बताएं। नहीं ये बातें तो देखिए बताने की नहीं है। तो होती थी वैसे पिटाई लगी है कभी? इसके जब भी बगैर तो तो नहीं बताया। इसके बगैर बचपन कैसे गुजरेगा? हैं? पिटाई लगे बगैर कैसे लड़कों का बचपन गुजरता है, खासतौर पे लड़कों का? जब आप पहले में सब से इंटरफेयर हो रहे होते हैं, आप खेल भी रहे होते हैं, तो बॉल तो आपको पता है फिर हर जगह जा रही होती है। मामला यानी कि जुनैद भाई का जो बचपन है उसमें मुझे लग रहा है काफ़ी पिटाइयाँ लगी, क्योंकि मेरा तो जो ऐसा गुजरा है मैं आप लोगों को 10 दफ़ा बता चुका हूँ। पिट 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 के हम जो है वो बड़े हुए हैं। आपका कैसा था मिसेस अली, आपकी शैतानियाँ क्या करती थी आप? नहीं कोई शैतानियाँ नहीं थी। अरे नहीं कोई शैतानियाँ ऐसे नहीं कैसे हो थी। सकता है? नहीं, इवन तो मम्मा अभी भी आई हुई थी, आज इफ्तार में गई थी, बहुत अच्छे से बचपन गुजर गया। सिर्फ बहने भाई कोई नहीं है, तो बिल्कुल सिमट के खेलना बहनों के साथ ना, कभी कोई मस्ती नहीं, कोई शरारत नहीं, कोई कभी जिंदगी में कभी नहीं, कभी नहीं। लड़कियां अभी- सुन भी लेती हैं। हम ये अपने क्योंकि खाला के मामू के बेटों को देख के कहते थे अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र हमारा कोई भाई नहीं है, ये फट रहा है, वो फट रहा है, ये फट रहा है, वो फट रहा है, इधर पिट रहा है, इधर पिट रहे हैं, चोटें लगा के आए थे। चोटें लगा के। तो हम बिल्कुल ना डरे बस आपस में बहने खेलते रहते थे हर टाइम, और बड़े हो गए पता भी नहीं चला। हाँ बहुत अच्छा। कर लें, आप ही कर लें, आप ही कर लें। अच्छा अभी मैंने इनकी एक बात अपन सुनी, चलते। यहाँ पे एक बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हम मैंने कही हाँ लड़कियां तो सुन भी लेती हैं, मतलब फौरन जो है ना यहाँ पे लड़कों की बुराइयां शुरू कर दें आप, फौरन लड़कों की बुराइयां शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। काम डाउन सी होती हैं, वो डर भी जाती हैं, सुन भी लेती हैं, नजरें भी पहचान लेती हैं। लड़कों की शरारतें ही अलग होती हैं। बिल्कुल ऐसे मेरे दो बेटे हैं ना, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। आज खवातीन का आलमी दिन है, बहुत एक्टिव चल रही है, इतनी एक्टिव चल रही है कि पूछे नहीं, फुल एक्टिव है। इन्होंने सोचा हुआ है कि नीचे मना आज रहे तो हैं, आलमी दिन मना रहे हैं। आलमी दिन मना रहे हैं जी।
और बिल्कुल जी बचपन होता है, उसमें बहुत सारी शरारतें भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी रिकॉल करते हैं तो बड़ा याद आता है, लेकिन ज़ाहिर बचपन जब गुजर जाता है तो उसके बाद रिकॉल ही कर सकते हैं, या फिर हम अपने बच्चों को हरकतें करते देखते हैं और जब वो हमें बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो हम हंस रहे होते हैं, बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, हमें मत सिखाओ। अच्छा जुनैद भाई ये बताएं कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, हमने देखा है, जो इवेंट के बाद जो है ना फिर नखरे कर करके पैसे काट रहे होते हैं। मैं आपके वहाँ पे बात नहीं कर रहा, वैसे इन जनरल होता है। तो किस तरह के क्लाइंट जो हैं वो ज़्यादा इरिटेट करते हैं किसी भी इवेंट प्लानर को? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इवेंट प्लानर्स का ना अपना लालच होता है कि जिसकी वजह से वो क्लाइंट्स को इस हद तक ले जाते हैं। हमेशा क्लाइंट्स के लिए मतलब क्लाइंट की इज़्ज़त सर आँखों पर, लेकिन हम अपनी बात अगर करेंगे तो हम वैसे ही मार्केट में मशहूर हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वही काम करते हैं जिसकी पेमेंट एडवांस आ जाए पूरी। अच्छा, उसके बाद फिर उसको ओन भी हम करते हैं हर तरीके से। खुदा न खासा अल्लाह ना करे किसी भी वजह से कोई भी मसाइल अगर आ जाते हैं तो उसको हम फेस करते हैं। अच्छा, एक अगर आपने इवेंट प्लानर अच्छा लिया है जिसके पास वसाइल अल्लाह के करम से मौजूद हैं तो फिर उसको वो बाआसानी पूरा कर सकता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हम अपने पास से भी इनपुट कुछ चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि इन्वेंट्री ओनर हैं बीइंग। तो अगर आप जब पेमेंट नहीं लेते पहले, ठीक है, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है फिर अच्छा होता क्या, देखें आप खुद, आपका क्या था कि एक प्रॉब्लम ये थी कि यार ये प्लेट जो है ना ये साइड से टूटी हुई थी। अब आपने ना इसको चेंज कर दिया, दूसरी दे दी, लेकिन अब जिसने पैसे नहीं दिए ना वो फिर भी उसको वो लेकर आया कि यार प्लेटें टूटी नहीं है यार, क्या हो रहा है यार, और बाद में उसी में खाना भी खा रहा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि कुछ इस तरह के क्लाइंट होते हैं, लेकिन वो वाली बात कि जब आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके बाद ये फ़ायदा उठाते हैं तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं मिसेस अली कि आजकल जो तरजीहात हैं क्या वर्किंग लेडीज़ की ज़्यादा हैं, मतलब लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि जी अगर शादी हो रही है तो काम करने वाली लड़की हो, या आज भी हाउस वाइफ की तरफ ज़्यादा रुझान है फैमिलीज़ का, लड़कों की? देखिए जिस तरीके से आजकल लड़के ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं तो वो यही चीज़ प्रेफर करते हैं कि उनको जो मैच हो वो हम पल्ला हो। इसमें जॉब का कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नहीं है कंसर्न कि मैं कम कमाता हूँ, बीवी भी आ जाएगी तो घर अच्छे से चलेगा, इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेंटल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक बच्ची पढ़ी लिखी है, एक लड़का पढ़ा लिखा है, तो उनका आपस में जो जहन होता है वो मिल जाता है बासानी, बनस्बत इसके कि बच्ची जो है वो कम तालीम याफ्ता हो और लड़का बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो, तो उसमें फिर दिमागों का मिलना और घर को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब अगर तालीम मुनासिब होगी, दोनों की मिलती जुलती होगी, फैमिलीज़ के स्टेटस मिलते जुलते होंगे, तो वहाँ पे रिलेशनशिप जब चलता है तो उसमें बहुत आसानी होती है। अच्छा मोहसिन भाई, अब ज़रा इसका एक इस्लामी उस एतबार से जवाब दीजिएगा कि कोई लड़का शादी करता है किसी लड़की से, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी है, और वो शुरू में पहले जॉब कर रही थी, अब उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके ससुराल वालों को या किसी को कि नहीं जॉब नहीं करो, हमें पैसे ही क्या होता है, लेकिन क्योंकि लड़की ने इतनी तालीम ली है और वो पहले भी जॉब कर रही थी, क्या उसको जॉब से रोकना सही रहेगा? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात इसमें देखा जाएगा कि उसका शौहर क्या कह रहा है। हुक्म शरई यही है कि अगर शौहर कह रहा है कि मैं नान नफ़का तुम्हारा पूरा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मसला नान नफ़के का है ही नहीं। अच्छा नहीं, मैं अब आऊँगा, देखिए सास या ससुर की बात पर नहीं आएंगे, ना नन की बात पर आएंगे, हम बात करेंगे वो भी ख़ानदान का पहलू है, वो ख़ानदान, लेकिन असल अतात की जाएगी जो औरत करेगी वो शौहर की करेगी। शौहर अगर इस बात पर राज़ी है कि मेरी बीवी जो है वो काम करे और उसमें, तो फिर चाहे कोई भी इवन जो सास हो, ससुर हो, नंद हो या कोई भी कुछ भी कहता रहे, वो शौहर के अतात, शौहर राज़ी है वो काम कर सकती है। लेकिन अगर शौहर कह रहा है कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है घर को संभालो, तो उसमें वो शौहर की अतात करेगी, ना कि अपनी मर्जी चलाएगी। ठीक है, अब इसका एक मुझे जवाब ये दीजिएगा कि हमारे यहाँ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि ठीक है शौहर को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इतना प्रेशर देते हैं कि कहीं ना कहीं मर्द फिर कहता है यार ठीक है यार नहीं करो ना, क्योंकि इन दी एंड वो अपनी बेगम से, ये प्रॉब्लम्स कितनी आपके सामने आती हैं? डिवोर्स केसेस का रेशो इसी वजह से होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं, क्योंकि लड़की को एट द सेम टाइम ना सिर्फ लड़के को समझना पड़ता है, उसकी पूरी फैमिली को वो लेकर चलती है। अच्छा, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत सारे एतबारों से बहुत अच्छा भी है कि ज़ाहिर है नाना नानी जो भी दादा दादी, एक आपको बड़ों बुजुर्गों का साया बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आजकल के आप समझती हैं दोनों तरफ बर्दाश्त खत्म हो चुकी है? बिल्कुल ऐसा ही है, और लड़कियां क्योंकि अब जाहिर सी बात है 25-26 में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, वो पढ़ाई से निकल के डायरेक्ट घर गृहस्थी में घुसती हैं, उनका कोई कंसर्न एक्सपीरियंस नहीं होता कि खाना पका के आ रही है, घर के काम काज कर, वो सारी चीज़ें ससुराल में आके सीखती हैं, तो वो जो सिखाने वाली एक ट्रीटमेंट होती है ना वो लड़कियों की बर्दाश्त हो जाती है बाहर।
वहाँ पे उनको हर चीज़ लग रही होती है कि ट्रॉमाटाइज़ किया जा रहा है, हमारे ऊपर ताने कसे जा रहे हैं, हमारे ऊपर बातें सुनाई जा रही हैं, और वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती। जॉब का भी रीज़न यही है कि जब लड़की सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती, बच्चे रो रहे हैं, गंदे हैं, या टाइम पे खाना नहीं है अपना, लेकिन ऑफिस जाना ही जाना है वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती है। तो हम ये कहते हैं कि लड़का इतना स्टेबल हो कि एटलीस्ट शादी के बाद आप एक अलग पोर्शन में रहो, भले अलग नहीं हो जाओ जैसे लोगों के बने होते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है, उसमें आप प्लीज शिफ्ट हो जाए, ताकि पहले लड़का लड़की एक दूसरे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। जब वो समझ जाएं कि हाँ यार हमने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, फिर कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर करता है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसको आप अपने रिलेटिव की तरह लेके चलते हो। आप उनकी अगर लाइफ में इंटरफेयर करते हो तो वो चीज़ गलत होती है। अच्छा, ये बात इस वजह से मैंने भी दोनों तरफ से राय ले ली कि हमारे यहाँ ना ये इंटरफेरेंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने ये देखा है कि मियाँ बीवी के बीच में अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आस-पास के लोग या कहीं ना कहीं पेरेंट्स, लेकिन उनकी एक सोच जारी होती है कि जी हमारा बेटा है, ये भी थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है शादी हो गई तो ठीक है, आपका बेटा आपका ही रहेगा और उसकी आपकी खिदमत करना उसका फ़र्ज़ है, ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करना फ़र्ज़ है। लेकिन थोड़ी सी अगर इन चीज़ों को हम बैलेंस करें ना, तो ये जो डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वो छोटी चीज़ें कहते हैं ना, ड्रॉप 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 ड्रॉप, पत्थर में भी कहते हैं सुराख कर देता है, पानी का कतरा अगर पत्थर पर गिरता रहे उसमें भी सुराख कर देता है। तो इन चीज़ों को ज़रा देखना चाहिए। अब तो ना जुनैद भाई थोड़ी बिजनेस की बात करते हैं, ये बताएं कौन से जो है, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट इवेंट होता है, शादी का इवेंट होता है, ज़्यादा अच्छे पैसे किस में बनते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट इवेंट में जिम्मेदारी भी तो आपकी बढ़ जाती है ना, पैसे तो होते हैं लेकिन उसमें एंगेजमेंट भी आपकी बढ़ जाती है। शादी का इवेंट होता है, आप विद इन अ डे आप उसको स्टार्ट टू एंड विद इन अ डे हो जाता है सारा काम, यानी सुबह मॉर्निंग से आपने गाड़ियाँ गई और रात तक ओवरनाइट तक सब कुछ लेकर के वापस आ गए। लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता। तो पैसे अच्छे कॉर्पोरेट में बनते हैं? नहीं, पैसे तो लाजमी बात है। मैंने आपने मेरी बात का जवाब दिया। जो मैंने मेन बात की थी कि कॉर्पोरेट इवेंट में ज़्यादा होता है, बर्थडे इवेंट में ज़्यादा होता है, शादी इवेंट में ज़्यादा होता है, पैसे कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं? इंगेजमेंट जब आपकी बढ़ जाएगी, जब आपकी अटैचमेंट वहाँ पे बढ़ जाएगी, वहाँ पर एक इवेंट के ऊपर आप तकरीबन समझ लें कम से कम भी 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 10 से 15 दिन भी एक इवेंट के ऊपर लग जाते हैं हमें। तो कॉर्पोरेट इवेंट यानी कि पूरा ड्रॉ करना पड़ता है। टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट इवेंट जो होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। ये सवाल मैंने इस बार पूछा जो और भी इवेंट प्लानर्स हैं उनको पता चल जाए कि कहाँ से जो है वो ज़्यादा अर्निंग हो रही है, जो नए नए आ रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारी नशिस्त पर मौजूद हैं। मिसेस अली, हमारे यहाँ आजकल एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि सबको अब्रॉड के रिश्ते चाहिए, बाहर के रिश्ते चाहिए, कि जी बाहर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी जो है बाहर हो जाए। आप कितने सेफ़ रहते हैं? क्योंकि कई दफ़ा हमने ये देखा है कि रिश्ता तो बाहर हो जाता है और बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना होता है। तो जब आपके पास इस तरह के लोग अपनी ख्वाहिश लेके आते हैं तो फिर क्या मशवरा देती हैं आप? हमारे पास लड़के और लड़कियां दोनों आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां आती हैं। तो जो पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बाहर की हमें जो है वो रिश्ता चाहिए जो लड़का बाहर रहता हो, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है उनके लिए कि आपका अपना फैमिली मेम्बर कौन बाहर है, जो आपके बिहाफ पे चीज़ों को वेरीफाई करे और इन्वेस्टिगेट करे। क्योंकि अगर आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, वो आपका भाई हो सकता है या आपका क्या कहते हैं फर्स्ट कज़न हो सकता है या आपके फादर हो सकते हैं। किसी चचा के, खाला के बेटे के, ताया से आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके बिहाफ पे इतना टाइम निकाल के आपको ये सही राह दिखाएगा कि नहीं ये बंदा ऐसा नहीं है वैसा है। और अगर हम बात करें यहाँ की कल्चर की भी और वहाँ की कल्चर की, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसके लिए आपको प्रोफाइल को बहुत डीप में जाके देखना होता है, वरना डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और फिर लड़के और लड़की को आपस में इतना टाइम भी नहीं मिलता कि भाई वो बाहर बैठे हुए कहीं चाय पी ली या घर में एक बार मुलाकात हो गई। तो सारी चीज़ें होती हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ऊपर। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इतनी रिलायबल भी नहीं होती। तो हमारा सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि अगर आपका कोई बाहर रहता है तो ही आप डिसीजन लें बाहर का, अदरवाइज़ ना लें। और इसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर आपका कोई फ़र्द कनाडा में रहता है तो आप यूएसए को ना देखें, आप सिर्फ कनाडा में ही करें। और अगर कोई बंदा आपका यूएस में, कनाडा में रहता है तो काइंडली आप यूके का ऑप्शन ना दें, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ बाहर का चार्म दिखता है और कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब डिसीजंस ख़राब हो जाते हैं या तलाक़ों के रीज़न हमारे पास आते हैं तो हम अपनी केस स्टडीज़ से ही अपने आने वाले क्लाइंट्स को
गाइड करते हैं कि वो दूसरों से ये चीज़ सबक लें कि भाई वो अपने डिसीजन एटलीस्ट बेहतर लें। अच्छा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़ाहिर है कोई अगर बंदा बाहर है तो उसकी वेरिफिकेशन तो वैसे भी पॉसिबल इस तरह है ही नहीं ना, जो आप तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई ब्लड रिलेशन होगा और आपका करीबी रिश्तेदार होगा तो वो तो कर लेगा, अदरवाइज किसी थर्ड फोर्थ बंदे के पास बाहर के मुल्क में इतना टाइम नहीं होता। लेकिन लोगों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि बस किसी तरह चाहे लड़के भी हों या लड़की भी हो, किसी शादियों के बाहर चले जाएं। बाहर की अट्रैक्शन बहुत है। अच्छा, लड़कों को तो हम रजिस्टर्ड नहीं करते क्योंकि हमारे पास जितनी लड़कियां आती हैं उनको वहीं के बॉर्न एंड रेस्ड चाहिए होते हैं, तो लड़कों से तो माजरत है, सीधी माजरत है। वो दूसरे केसेस होते हैं जिसमें लड़के बाहर ही होते हैं तो हम करवा देते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई लड़का कहता है जी बाहर का, तो माजरत, ये हमारी सारी वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया सब पे मेंशन है कि हम लड़कों को बाहर नहीं भेज रहे, सॉरी टू से। लड़कियों की गाइडलाइन मैंने आपको बता दी। हाँ, तो बबलू भाई आपका कोई चांस नहीं है, हमारे ऊपर होते हैं। तो अभी बात हो रही थी कि जी मेरे लिए कोई अमेरिका में रिश्ता देख लो, उन्होंने कान में कहा, तो उन्होंने मेरे पूछने से पहले ही मना कर दिया। तो भाई आपका कोई चांस नहीं है, तो आप बिल्कुल पाकिस्तान में देखें या आपने किसी रिश्तेदार में देखें, हो सकता है कि अमेरिका में, तो आपकी शादी हो सकती है। बहरहाल इनसे हम कोई आपके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा जुनैद भाई, नए इवेंट प्लानर्स आ रहे हैं मार्केट में, नए लड़के भी आ रहे हैं, उनको या लड़कियाँ भी आ रही हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं आप कि क्या उन्हें पहली चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, फोकस करना चाहिए? पहले तो एक्सपीरियंस्ड इवेंट प्लानर जो काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ अरसे काम करें, उनके साथ कुछ अरसे काम करें, फिर अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करें और बहुत अच्छा क्लू मिलेगा आपको। और बहुत सारी इंटर्नशिप्स हम लोग भी ले रहे होते हैं, इंटर्नशिप के ऊपर लड़के ले रहे होते हैं, लड़कियाँ भी ले रहे होते हैं, और उनको अच्छा हम लोग अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो हमारे इवेंट्स में खड़े होते हैं, वहाँ पर जाकर के जब उसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी जो है ना मेन चीज़ यही है कि चार्म बहुत है, अपसेट है ना, इसका चार्म बहुत है, लेकिन इसके बैक एंड के ऊपर कितनी मेहनत हुई है ये आपको पता है। बिल्कुल। और कितना बड़ा टीम वर्क है। यहाँ सामने तो सिर्फ आप शो हो रहे हैं, लेकिन अब कितना बड़ा टीम वर्क हो, कितना दिन रात लग करके लोगों ने काम किया हुआ है, वो किसी को अंदाज़ा नहीं हो पाता सही मानों में। तो जब आप उस फील्ड में जाते हैं एक दफ़ा, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी कॉस्टिंग्स क्या हैं। अब आपको नज़र आ रहा है यार ये चीज़ आई है और चली गई, लेकिन इसके पीछे जो मेंटेनेंस है, प्रोफाइल पूरी, जो वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव्स भी हैं लेबर के अलावा, उसको भी हम डेली बेयर कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको, तो उनके लिए सिर्फ एडवाइस ये है कि वेरी फर्स्ट आने से पहले कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो गेन करें, उसके बाद बहुत अच्छा काम करेंगे। यानी अभी जो आप काम कर रहे हैं उससे और अच्छा आपका काम पॉलिश हो जाएगा। बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जुनैद भाई ने कहा, सेट का वाकई में बात बड़ी अहम है। हमारे मुदस्सिर हैं क्रिएटिव हेड, उनकी टीम ने काफ़ी दिन की मेहनत के बाद ये सेट बनाया, तो बड़ी एक मेहनत होती है। आपको स्क्रीन पर दिख जा रहा है एक बंदा बैठा हुआ है, बातें कर रहा है गेस्टों के साथ, लेकिन ज़ाहिर टीम वर्क होता है बहुत बड़ा, चाहे कैमरा मैन्स हों, चाहे MCR PCR हों, डायरेक्टर्स हों, तो एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर्स हों, एक बहुत अहम काम होता है। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं जायदाद में हकूक़ की, तो जो ख़वातीन होती हैं उनका कितना हक़ होता है जायदाद में, बेटी का कितना हक़ होता है जायदाद में? देखें जैसे एक बेटा है उसका आधा हक़ है और बेटी का उससे आधे से आधा हक़ है। ये इस्लाम ही है जिसने हक़ दिया, पहली बात तो ये बता दूँ। बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो वरासत में हक़ नहीं देते। लेकिन मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल जैसे मिसाल तौर पर हुज़ूर की कोई सगी बहन नहीं थी, हुज़ूर की रज़ाई बहन थी, यानी दाई हलीमा की बेटी, जिनका नाम था शीमा। अब मैं बता रहा हूँ कि इस्लाम कितना प्यारा दिन है कि वह कैसे जायदाद बांटता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहन नहीं, वो उम्र बड़ी, हुज़ूर को गोद में लेके फिरती, जो कबीला था बनु साद, हज़रत दाई हलीमा का। लेकिन जब इस्लाम फैला तो उम्र 40 साल हुई, हुज़ूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया, फिर फ़तह मक्का, फिर अल्लाह के रसूल ने मुख्तलिफ़ कबाइल में भेजा, किनको? इस्लाम के उन अलमदार यानी सहाबा कराम को, कि जाके लोगों को दीन की तरफ पहुँचाएँ। लेकिन कुछ कबाइल काफिर थे, ऐसी बात। तो हज़रत शीमा का कबीला भी वो था जो काफिरों का था, तो वहाँ पर जिहाद हुआ। जब जिहाद हुआ तो वहाँ के लोग कैदी बन गए। तो इस्लामिक एक टैक्स है जिसे जिजिया कहते हैं हम, तो वहाँ पर लोगों के जो कबीला का मालिक था उसने कहा कि भाई हम इकट्ठा करते हैं कुछ पैसे और उनको देते हैं जिजिया और अपने कैदी ले आते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनका घर जो शीमा, जो उम्र रसीदा हो गई थी क्योंकि इतने साल हो गए थे, और निकाह भी वहाँ हुआ जहाँ पर काफिर थे, तो उन्हें पता लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो, क्योंकि हुजूर को गोदों में खिलाया। तो जब हुजूर के दरबार में आई तो सहाबा कराम ने कहा तो आप जानती हैं कौन है? फरमाया मैं जानती हूँ, जिसने गोदों में खिलाया। फरमाया उख्ती नबीयुकुम, जाओ अपने नबी से कहना कि तुम्हारी बहन आई। अब हुजूर के दरबार में बहन आ रही। अब मैं बता रहा हूँ कि औरत का मुकाम, पहले हुजूर अगर किसी काफिर कैदी को हवाले करते अपने शूरा से मशवरा करते, आज बहन इशारा करती गई, हुजूर कैदी हवाले करते गए। फिर यही नहीं, आपने कहा विरासत जायदाद देना,
अल्लाह के रसूल ने सिखाया, सिर्फ कैदी ही ना दिए, दरमो दिनार जोड़े भी दिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आज बहन आती ना, आप दरमो दिनार मत दो यार, जोड़े भी मत दो, इज्जत तो देना, जो इस्लाम सिखा रहा है। तो इस्लाम प्यारा दीन है जो जायदाद भी देता है, इज्जत भी देता है और मुकाम भी देता है। अच्छा मोहसिन भाई, एक सिचुएशन और अक्सर आती है जिस पे काफ़ी मसाइल भी आते हैं कि एक शादी हुई औरत की, उसका शौहर और बीवी हैं, इंतकाल हो जाता है शौहर का, लेकिन बच्चे नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या औरत जो शौहर की जायदाद है उस पर औरत का पूरा हक नहीं होता? देखिए बात वही है कि अगर उसके क्योंकि उसके फैमिली वालों का भी कहते हैं हक होता है। जी बिल्कुल, वालिदैन है तो उनका भी हक है, इसी तरह बीवी का भी हक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कि इस बीवी का हक नहीं होगा, बीवी का हक है, लेकिन माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप का भी हक है, तो ये याद रखिएगा। और बहन भाइयों का? बहन भाइयों का उस सूरत में हक होगा कि अगर माँ बाप नहीं होंगे तो फिर बहन भाइयों का हक होगा। लेकिन शरई हुक्म यही है कि बीवी की विरासत में हकूक़ दिए गए हैं। अगर औलाद नहीं है तो बीवी के पास जाएगा, अगर औलाद है तो औलाद के साथ पिछड़ा हिस्सा बीवी के पास जाएगा। बिल्कुल जी। और ज़ाहिर है जब हम ये बातें सुनते हैं और हकूक़ की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोच में ज़रूर पड़ जाते हैं कि क्या हम हकूक़ सही तरह अदा कर रहे हैं। और बिल्कुल जी, तमाम लोगों को हकूक़ अदा भी करने चाहिए। ख़वातीन के हकूक़ जो हैं, जो बिल्कुल जायज़ हकूक़ हैं, उन तमाम को नेक नियति के साथ जो है वो पूरा करना चाहिए। और इस्लाम भी हमें यही मशवरा देता है। आज बहुत सारी बातें हुई जिसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त में आए, आप अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। हमारी निशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।